आज हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फोर्थ सेशन। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देख लिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देख लिए हैं और अभी हमारा फोर्थ सेशन हो रहा है। फोर्थ सेशन में हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। फंक्शंस का क्या मतलब है कि हमको मैनेजमेंट में क्या क्या काम करने पड़ेंगे। सो फंक्शंस का मतलब है काम के कौन कौन से हमको वर्क करने हैं। और हम जो वर्क कर रहे हैं हम जब भी आप सपोज़ पढ़ाई करने बैठे हो, तो पढ़ाई करने बैठे हो तो आप पहले अपना टेक्स्ट बुक निकालोगे, नोटबुक निकालोगे, उसके बाद आप अपने स्टेशनरी पेन पेंसिल सब रखोगे। उसके बाद आप कहाँ से शुरू करोगे? हम जब भी पढ़ाई करते हैं फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं, फिर सेकंड में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं। जो भी हम काम करते हैं उसका एक ऑर्डर होता है, उसका एक क्रोनोलॉजी होता है, उसका एक सीरीज़ होता है। तो हम ये जो भी फंक्शंस है, जो भी काम है, वो जब एक सीरीज़ में करते हैं तो उसको कहा जाता है प्रोसेस। तो हम बिज़नेस में भी जब बिज़नेस का हमारा मोटिव क्या है कि हमको अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अकम्प्लिश करने हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करने के लिए हमें जो भी फंक्शंस करने हैं वो सब कुछ एक स्पेसिफिक सीरीज़ में होना चाहिए और फिर उसे कहा जाएगा प्रोसेस। अ सीरीज ऑफ फंक्शन विच आर कंटिन्यूसली परफॉर्म फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ नोन एज अ प्रोसेस। तो ये फंक्शंस कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। इसमें हम शॉर्ट में ही देखेंगे या फिर एक सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन से फंक्शन हैं। ये सारे फंक्शंस हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का ही आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो मेन याद रखना है वो ये है कि आपको 5 ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं और ये 5 ऑथर्स ने अपने अपने हिसाब से रिसर्च किए हैं, अपने हिसाब से उनका एक समझने का एक तरीका था और अपनी समझ से उन्होंने फंक्शंस बताए हैं। तो इन सब के जो बिकॉज सबकी समझदारी अलग होती है, सबका विजडम अलग होता है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, तो इसीलिए इनके हिसाब से जो फंक्शंस है वो भी अलग अलग है। तो आपको ये चीज़ बाय हार्ट करनी पड़ेगी कि कौन से ऑथर ने कौन सा फंक्शन रिकमेंड किया है। तो सबसे पहले तो ये जो टेबल है वहाँ पे जो थर्ड पर्सन है पीटर ड्रकर, उनका सबसे अलग टाइप का ही उन्होंने थियरी दिया हुआ है, इसलिए उसको पहले देख लेते हैं। पीटर ड्रकर के हिसाब से फंक्शंस क्या है? मैनेजिंग द बिजनेस, मैनेजिंग द मैनेजर्स एंड मैनेजिंग वर्कर मैन एंड वर्क। तो आप बिज़नेस को मैनेज कीजिए, आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो सेल्स है, उन सबको मैनेज कीजिए आप। उसके बाद मैनेजिंग द मैनेजर, तो हमने थर्ड सेशन में ऑलरेडी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देख लिए हैं। तो उसमें जो मिडिल लेवल था, बॉटम लेवल था, तो मिडिल लेवल के मैनेजर्स को आपको मैनेज करना है, बॉटम लेवल के मैनेजर्स को आपको मैनेज करना है। और थर्ड में है मैनेजिंग वर्कर्स, मतलब हमने देखा था कि जो इंसान के अंडर में कोई और काम कर रहा है तो वो ये बॉटम लेवल मैनेजमेंट में आएगा, मिडिल लेवल में आएगा। पर अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके अंडर में कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे लेबरर है या फिर आपके जो फ्लोर में जो काम करते हैं, जैसे अगर आप कोई मॉल में जाओ या फिर कोई कोई भी शॉपिंग मॉल में जाओ या फिर कोई सर्विस सेंटर में जाओ, तो वहाँ पे जो सेल्स पर्सन है उसके अंडर में कोई और नहीं है, तो वो सबसे बॉटम लेवल के एम्प्लॉयज़ है जो कि बॉटम लेवल मैनेजमेंट के पार्ट नहीं है, वो उससे बाहर है, जो पिरामिड से बाहर है। तो वो लोग ये मैनेजिंग वर्कर्स में वर्कर्स के डेफिनेशन में आएंगे। तो आपको अपने बिजनेस को मैनेज करना है, आपको अपने मैनेजर्स को मैनेज करना है और मैनेजमेंट के बाहर जो वर्कर्स है उनको मैनेज करना है। तो ये पीटर ड्रकर के हिसाब से ये सबसे अलग है, तो आपको शायद आसानी से याद भी रह जाएंगे। बाकी चारों के सिमिलर है, कोई एक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है, कोई एक एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा ऑथर किसको एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है स्टाफिंग, कि आपको कौन से एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करना है, कौन से इन लोगों को एम्प्लॉय करना है, कौन सा इंसान कौन से पोस्ट पे बैठेगा, ये सब देखना है। इसमें 2 ऑथर्स इसको रेकमेंड कर रहे हैं, एक तो कून्स एंड ओडॉनल है और एक है लूथर गुलिक। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग, अगेन चारों ऑथर डायरेक्टिंग को रिकग्नाइज कर रहे हैं। कून्स एंड ओडॉनल 4th पॉइंट पे डायरेक्टिंग रिकमेंड कर रहे हैं। उसके बाद हेनरी फॉयल पे भी आप 3rd पॉइंट पे देख लीजिए, लूथर गुलिक का 4th पॉइंट है और जॉर्ज टेरी का 3rd पॉइंट है। वो सभी लोग डायरेक्टिंग को रेकमेंड कर रहे हैं।
नेक्स्ट है कंट्रोल। तो कंट्रोलिंग भी 3 ऑथर्स रिकमेंड कर रहे हैं, कून्स एंड ओडोनल, हेनरी फॉयल एंड जॉर्ज टेरी। तीनों लोग कंट्रोलिंग को रिकमेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट आप हेनरी फॉयल में देखिए तो उनके में एक एक्स्ट्रा है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन हेनरी फॉयल एंड लूथर गुलिक दोनों रिकमेंड कर रहे हैं। तो अभी कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन में क्या फ़र्क है? कंट्रोलिंग, मैं अपना जो जूनियर है उसके काम को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही जो इंसान है, मेरे साथ जो काम कर रहा है, मेरी उसके ऊपर कोई अथॉरिटी है नहीं, तो मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं उसको अपने साथ ले के चल सकता हूँ, मैं उसको साथ उसको मनाना पड़ेगा, मुझे उसके साथ कोऑर्डिनेट डिस्कस करना पड़ेगा। मैं उसको ऑर्डर नहीं दे सकती, मुझे उसको डिस्कस करके उसको मनाना पड़ेगा कि तुम मेरी बात मान लो, या फिर मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली हम दोनों को कोऑर्डिनेट करना है। जैसे कि डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, तो प्रोडक्शन का मैनेजर है, मार्केटिंग का मैनेजर है, दोनों एक ही लेवल पे है। दोनों का काम भले अलग अलग हो, पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखो तो दोनों एक ही लेवल पे है, दोनों को सैलरी सेम टाइप की ही मिलती है, दोनों हायर लेवल पे ही बैठे हैं या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बैठे। तो जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है और मार्केटिंग मैनेजमेंट को कोई ऑर्डर्स नहीं दे सकता, लेकिन उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपस में मिल के डिस्कस करके एक दूसरे की बात मान के, थोड़ा मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, थोड़ा तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, ऐसे कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा। और फाइनली है लूथर गुलिक। तो उन्होंने 2 एक्स्ट्रा दिए हैं, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो रिपोर्टिंग जो बॉटम लेवल है वो मिडिल लेवल को रिपोर्ट करेगा, मिडिल लेवल टॉप लेवल को रिपोर्ट करेगा। एंड अगेन फिर बजटिंग है। तो बजटिंग में सब लोग अपना बजट बनाएंगे कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है और उसमें कितना खर्चा आएगा, और फिर उसको अप्रूव करवाएंगे। सो हमारा पहला फंक्शन है प्लानिंग। तो प्लानिंग में हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक कोट दिया है कि गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। तो हम अपना फ्यूचर कैसे चेंज कर सकते हैं? हमको उसके लिए पहले तो अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा ना, कि भाई मेरा फ्यूचर अच्छा होने वाला है, ख़राब होने वाला है, मुझे फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो पहले मैं प्रेडिक्ट करूँगी, मैं एंटिसिपेट करूँगी कि मेरा फ्यूचर कैसे होगा, और फिर अगर मुझे अपने फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स दिख रही है तो आज ही मैं उसके लिए स्टेप्स ले लूँगी, और ताकि आज ही मैं उसके लिए प्लान करूँगी और जो नेसेसरी स्टेप्स है वो लेना शुरू कर दूँगी। सो प्लानिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एस्टैब्लिश इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम, एज वेल एज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेसेसरी एक्टिविटी एंड फॉरकास्टिंग फॉर द सेम एंटिसिपेशन। ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप अपने तरीके से लिख सकते हो तो लिख लो, क्योंकि वैसे भी ये किसी ऑथर ने ये डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, वरना कोट्स में होता। तो आपको इसमें बेसिकली वो ये बताना चाहता है कि प्लानिंग करने के लिए पहले आपको अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा एंटिसिपेशन करना पड़ेगा। आप एक बार एंटिसिपेट करोगे, मतलब प्रेडिक्ट करोगे कि मेरा फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसके बाद आप आपको क्या रिज़ल्ट चाहिए फ्यूचर में वो आप देखिए, उस आपके जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है उसके लिए आप काम कीजिए। सो यू हैव टू ऑब्जर्व द नेसेसरी एक्टिविटी फॉर योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। मैनेजमेंट मीन्स फ्यूचर फॉर थॉट इन द प्रेजेंट। आप फ्यूचर का प्रेजेंट में ही सोचिए। प्लानिंग मीन्स फ्यूचर फॉर थॉट इन द प्रेजेंट। फ्यूचर का आप प्रेजेंट में ही सोच लीजिए। प्लानिंग इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ इन्वॉल्व इन फ्यूचर। अगर आपको आपने अगर प्रेडिक्ट कर लिया कि ठीक है मेरा 2 साल बाद मेरा जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो मैं आज से ही तैयारी करूँ कि भाई ठीक है 2 साल बाद मेरा जब डिमांड इंक्रीज़ होगा तो मैं किस तरीके से अपने मार्केट में सप्लाई डालूँगी। ड्यू टू प्लानिंग ऑल एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो अगर मेरी पहले से ही प्लानिंग है तो मुझे कुछ भी हड़बड़ाहट नहीं होगी, ऐसा कुछ भी सरप्राइजेस नहीं आएंगे, तो मैं अपने डिसीजन आराम से ले पाऊँगी और सब कुछ ठीक तरीके से काम करेगा। नाउ सपोज़ आपका कोई सीजनल बिजनेस है, आप पटाखे बनाते हो, आपके पटाखे बनाने का कुछ सेटअप है, तो पूरा साल क्या होगा, पूरा साल आपका 1000 यूनिट्स, मतलब हर महीने आपके 1000 यूनिट्स बिक रहे हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर में आपके 7000 यूनिट्स 8000 यूनिट्स बिकते हैं। तो अभी आप जो साल का स्टार्टिंग है तभी आप एक्सपेक्ट कर लो कि भाई पिछले साल मेरा 7000 बिका था, तो इस बार तो मेरी मार्केटिंग अच्छी है, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो हो सकता है मेरा अक्टूबर नवंबर में 10,000 बिके यूनिट्स। तो पहले से ही आप डिसाइड कर लो कि आप किस तरीके से प्रोडक्शन करोगे।
आप हर महीना अगर हज़ार यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आप अचानक से नवंबर में ये नहीं, अक्टूबर में ये नहीं बोल सकते हो ना कि 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए। वहाँ लेबरर कहाँ से आएगा, मटेरियल कहाँ से आएगा 10,000 यूनिट्स के लिए? लेबरर भी कहाँ से आएगा, उसको ओवर टाइम करना पड़ेगा, किस तरीके से करेगा? तो आप पहले से ही पूरा प्लानिंग कर लो एक किस तरीके से आप ये 10,000 यूनिट्स को स्टॉक करोगे। अगर सपोज़ आपको उस टाइम पे ही प्रोड्यूस करना है, आपको अगस्त में प्रोडक्शन शुरू करना है, तो अगस्त में ही आप पहले से डिसाइड कर लो, बिकॉज़ लास्ट मोमेंट में अगर आपको लेबरर नहीं मिला, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपका पूरा प्रोडक्शन ठप हो जाएगा, आपका पूरा साल का जो रेवेन्यू अर्निंग मंथ है वो पूरा फेल हो जाएगा। तो आपको पहले से ही प्लान करना है कि आपको कब प्रोड्यूस करना है, उसको आप किस तरीके से वेयर हाउस में स्टोर करोगे, कहाँ पे वेयर हाउस में स्टोर करोगे। अगर आपको लास्ट मोमेंट में एक्स्ट्रा लेबर चाहिए तो आप उसको किस तरीके से एम्प्लॉय कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको साल के स्टार्टिंग में ही प्लान कर देनी है, ताकि फिर सितंबर में आपको हड़बड़ाहट ना हो कि भाई अक्टूबर में तो मेरे को 10,000 यूनिट्स की ज़रूरत है और अभी सितंबर में मेरे पास सिर्फ 1,000 यूनिट्स है, मैं इसको कुछ आगे कर नहीं पा रहा हूँ, तो तब हड़बड़ाहट ना हो, सारा काम सिस्टमैटिकली होना चाहिए। When many alternatives are found at the time of defining objectives, planning become useful to select the best alternative. तो जैसे आपके पास एक ज़मीन पड़ी है और आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, आप ज़मीन के बहुत सारे यूज़ कर सकते हो, आप उसमें फैक्ट्री लगा सकते हो, आप उसमें ऑफिस बिल्डिंग लगा सकते हो, आप उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हो, आप उसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हो। तो आपका अगर प्लानिंग प्रॉपर होगा तो अगर कोई भी खाली ज़मीन पे अगर आपको कोई भी टाइप का बिल्डिंग बनाना है, भले वो फैक्ट्री हो या रेजिडेंशियल हो, तो तुरंत वो 1 साल में तो बनता नहीं है। आपको परमिशन लेने में ही 1 साल लग जाएगा, उसके बाद बनाने में और 1 साल लग जाएगा। तो एटलीस्ट 2-3 साल का ये प्रोसेस होता है। तो अगर आपको ये है कि मेरे को 4 साल बाद ये ज़मीन को यूज़ करना है, तो पर मुझे 4 साल बाद का जो प्लानिंग है वो आज ही करना पड़ेगा। आज ही मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि 4 साल बाद मुझे यहाँ से कैसे रेवेन्यू आएगा, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी रहेगा या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रहेगा, भाड़े पे चढ़ाऊँगा, मेरे को कैसे रेवेन्यू आने वाला है। तो वहाँ पे जैसे आगे देखेंगे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई मैं कितना इन्वेस्टमेंट डालूँगा तो मेरे को कौन से ऑल्टरनेटिव से कितना रिटर्न मतलब हर एक ऑल्टरनेटिव को देखा जाता है कि ऑल्टरनेटिव 1 में मुझे इतना इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा और उसके सामने मुझे रिटर्न इतना मिलेगा। ऑल्टरनेटिव 2 में मुझे इतना इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा, उसके सामने मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। ऑल्टरनेटिव 3 में इतना इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा, उसके सामने इतना रिटर्न मिलेगा। पर ये सब कैलकुलेशन करने के लिए भी एडवांस में मेरे को प्लानिंग करनी है। मैं लास्ट मोमेंट में ये सारे डिटेल कैलकुलेशंस और ये सारे डिसीशंस हड़बड़ाहट में नहीं ले सकता हूँ, मुझे सब कुछ एडवांस में प्लान करके रखना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग इज ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर फॉर असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग इंडिविजुअल्स। मतलब कौन से मैनेजर का क्या काम है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसका अथॉरिटी क्या है। मतलब अगर उसको अपना काम करना है तो उसके पास थोड़े हक होने चाहिए ना, कि भाई अगर मुझे काम करना है तो अगर मुझे कोई रिपोर्ट चाहिए तो मेरे पास इतना अथॉरिटी होना चाहिए कि मैं अपने जूनियर को बोल सकूं कि मुझे ये रिपोर्ट बना के दो। अगर आपने मुझे किसी ऑफिस का अगर फाइनेंशियल हेड बना के रखा है, अगर मैं फाइनेंशियल हेड हूँ तो मेरे पास इतना अथॉरिटी होना चाहिए कि मैं बिज़नेस के बैंक अकाउंट में से पैसा निकाल सकूँ। तो मेरा अथॉरिटी क्या होगा कि भाई मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी है, चेक पे मैं साइन करके पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि जो भी पैसा मेरे साइन से विड्रॉ हो रहा है वो सब कुछ सही तरीके से बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, उसमें कोई भी फ्रॉड या एम्बेजलमेंट नहीं होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजिंग है, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली ये होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके टॉप पे एक टेबल जैसा फ्लो चार्ट जैसा ही बनाते हैं। उसमें टॉप में आपका लिखा होता है कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके नीचे है मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ है, उसके नीचे आपके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के डिपार्टमेंट हेड के नाम लिखे होते हैं। उसके डिपार्टमेंट हेड के नीचे कितने लोग हैं, उनका कोई असिस्टेंट है या फिर कोई सुपरवाइज़र है, कौन है, सबका नाम लिखा होता है। अगर आपके पास आपकी जो कंपनी है उसके पास बहुत सारे ब्रांच ऑफिसेज है या बहुत सारे डिवीज़न है या फिर बहुत सारे शोरूम्स है, तो वो सभी शोरूम्स का भी नाम लिखा होता है,
वो शोरूम में हेड कौन है, वो शोरूम का हेड, वो शोरूम का मैनेजर होगा। उसके नीचे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, उसके नीचे कितने सुपरवाइज़र्स हैं, सुपरवाइज़र के नीचे कितने सेल्स पर्सन हैं, वो सब कुछ मेंशन होगा। शोरूम हेड का ऑथोरिटी क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो हर एक, उसके नीचे जो सुपरवाइज़र है उसका ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके नीचे जो सेल्समैन है उसका ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सब कुछ मेंशन रहेगा। तो आप जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखोगे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका बॉटम लेवल मैनेजमेंट कौन सा है, आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन सा है और आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन सा है। और आपको ये भी पता चलेगा कि सेम लेवल पे कौन कौन से लोग हैं। जैसे कि अगर मेरे पास 2 शोरूम है, सपोज़ एक अहमदाबाद में एक शोरूम है, एक जामनगर में एक शोरूम है, एक राजकोट में शोरूम है, तो ये तीनों शोरूम के जो मैनेजर है वो तो सब एक ही लेवल पे रहेंगे। उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि भाई राजकोट वाला शोरूम सीनियर, शोरूम का मैनेजर सीनियर है, ऐसा तो नहीं रहेगा। वो सारे मैनेजर एक ही लेवल पे रहेंगे। तो उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करना है। वो एक इंसान दूसरे इंसान को ऑर्डर नहीं दे सकता, वो सेम लेवल के लोग हैं। नेक्स्ट है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग इसमें लिखा है एम्प्लॉयज़ आर द आर्म्स एंड लेग्स ऑफ द यूनिट। तो आर्म्स एंड लेग्स मतलब हमको कोई भी काम करना है तो हम या तो अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम अपने पैरों का इस्तेमाल करेंगे। तो हाथ और पैर के बिना तो काम करना मुश्किल है। तो वैसे ही एम्प्लॉयज़ का है, अगर आपके जो मेन एम्प्लॉयज़ ही नहीं रहेंगे तो काम कैसे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया था एक मशीनरी का, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो कंपनी है वो फुल्ली ऑटोमेटेड है, सब कुछ रोबोट से करता है, लेकिन मेरी जो मशीन है, जो मेरी फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है, उसका स्विच चालू करना तो किसी को पड़ेगा ना। तो उसका स्विच चालू करने के लिए तो मेरे को एक इंसान की फाइनली ज़रूरत है, मेरे को एक एम्प्लॉई की ज़रूरत है जो सुबह आके उसका स्विच चालू कर देगा और फिर वहाँ पे बैठ के देखेगा कि ठीक है मशीनरी ढंग से चल, मेरी फुल्ली ऑटोमेटेड मशीनरी ढंग से चल तो रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, एक रिपेयर करने वाले को बुलाना पड़ेगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई फुल्ली ऑटोमेटेड है तो इंसान की ज़रूरत नहीं है। अगर फुल्ली ऑटोमेटेड है तो भी आपको इतने इंसान की तो ज़रूरत है कि भाई वो मशीनरी को देखो कि मशीनरी ढंग से काम कर रही है या नहीं। सो जहाँ पे भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे स्टाफ होगा, और ये स्टाफ कैसा होना चाहिए, सही जगह पे सही इंसान को प्लेस किया होना चाहिए। स्टाफिंग इज़ रिलेटेड विथ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम इन द राइट नंबर विथ द राइट क्वालिफिकेशन। तो अगर कोई इंसान है जो इंजीनियर है तो इंजीनियर को मैं अकाउंट्स डिवीज़न में नहीं रखूँगी, ही हैज़ टू बी इन द राइट पोजीशन। मतलब अगर वो इंजीनियर है, उसको अगर टेक्निकल नॉलेज है तो उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही रखना है एट द राइट टाइम। मतलब मेरे यहाँ पे कोई मेंटेनेंस करने वाला आदमी की ज़रूरत थी, कोई एक मशीनरी को रिपेयर करने वाले पर्सन की ज़रूरत थी, मशीनरी को मेंटेन करके रखने वाले आदमी की ज़रूरत थी। लेकिन वो जो इंसान मशीनरी को मेंटेन कर रहा था वो इंसान छोड़ के चला गया, वो रिटायर हो गया, जो भी रीज़न है, अभी मुझे एक नए आदमी को एम्प्लॉय करना है, नए इंसान को वो मेंटेनेंस के लिए एम्प्लॉय करना है। मैंने वो नहीं किया, कुछ भी रीज़न से मेरा डिले हो गया, या फिर मेरे पास पैसा नहीं था, या फिर ऐसे ही कुछ लोग होते हैं ना, लेज़ी होते हैं, कल करेंगे कल करेंगे। मैंने दूसरा इंटरव्यू नहीं लिया, दूसरे पर्सन को अपॉइंट नहीं किया, और फिर मेंटेनेंस नहीं हुआ बहुत महीनों तक मेरी मशीनरी की। अल्टीमेटली मेरी मशीनरी बंद हो गई और मेरा प्रोडक्शन पूरा ठप हो गया। तो यहाँ पे क्या किया आपने, सही इंसान, उसके बाद मैंने एम्प्लॉय किया किसी मेंटेनेंस करने वाले को। तो भले मैंने मेंटेनेंस करने वाले आदमी को अपॉइंट कर दिया, लेकिन मैंने उसको सही टाइम पे नहीं किया। मुझे उसको कब करना था, जब मशीनरी जो बंद हो गई उसके पहले ही मुझे कर देना था, ताकि वो मशीनरी का रेगुलर मेंटेनेंस हो सके। तो यहाँ पे मैंने राइट टाइम पे एम्प्लॉय नहीं किया। इन द राइट नंबर, मतलब जहाँ पे मुझे 5 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे मुझे 5 को ही एम्प्लॉय करना है। मैं अपना खर्चा कम करने के लिए 2 लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकती। साथ ही मैं किसी को फेवर करने के लिए 5 के जगह पे 7 लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकती, उससे मेरा खर्चा अननेसेसरी बढ़ जाएगा। सो इट हैज़ टू बी इन द राइट नंबर विद द राइट क्वालिफिकेशन। मतलब वही है, जो इंजीनियर है उसको अकाउंट्स सेक्शन में बिठाने के
मतलब नहीं बनता, बिकॉज उसके पास उसका क्वालिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा स्टाफिंग में सब कुछ इंक्लूड होता है। सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉई, आप जब एम्प्लॉई का इंटरव्यू लेते हो, उसको सिलेक्ट करते हो, उसके बाद उसको ट्रेनिंग देते हो, फिर किसी इंसान को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र करते हो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते हो, उसको प्रमोशन देते हो। जो इंसान अच्छा काम कर रहा है उसको एक अपॉर्चुनिटी देते हो कि वो हायर लेवल पे जा सके। डिसमिस करते हो जो इंसान अच्छा काम नहीं कर रहा, तो उसको आप जॉब से निकालते हो। रिटायरमेंट, जो इंसान काफ़ी एज हो गया है और वो जॉब एकदम ही छोड़ के जाना चाहता है, मतलब कहीं और भी जॉब करने नहीं जाने वाला, उसको आप रिटायर कर सकते हो। वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़, वेलफेयर एक्टिविटीज़ में एक सॉर्ट मोटिवेशन जैसे एक्टिविटीज़ इंक्लूड होते हैं। जैसे कभी आपने पिकनिक कर दिया, कभी आपने एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ कैंप लगवा दिया आपने, या फिर उनको कोई फ्री चेकअप के लिए कहीं पे टाई अप करके उनका फ्री चेकअप करवाया, तो ये सारे उनके वेलफेयर एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है। इसके अलावा जैसे हमारे ऑफिस में कभी ऐसे भी करते हैं कि जो 10th और 12th में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके 10th और 12th में बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, तो उनको ऑफिस में से अवार्ड मिलता है। उनको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छे काम के लिए कैश प्राइजेस मिलते हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन भी होता है। तो ये सब भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड रहेगा। तो ये वेलफेयर एक्टिविटीज़ से ही जुड़ा हुआ है कि आप जब वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते हो तो एम्प्लॉयज़ में एंथुजियाज़म इंक्रीज़ होता है, और जैसे ही वो एंथुजियाज़म इंक्रीज़ होता है तो वो अपने काम करने में उनको ज़्यादा खुशी मिलती है और उनका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिंग और उसके बाद है आपका कंट्रोलिंग। तो ये दोनों आपको थोड़ा सिमिलर लगेंगे। उसमें मेन फ़र्क ये है कि डायरेक्टिंग थोड़ा एक पॉजिटिव अप्रोच है और कंट्रोलिंग थोड़ा एक नेगेटिव या रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच है। तो डायरेक्टिंग में आप क्या करते हो कि अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हो, उसको सुपरवाइज़ करते हो। यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है कि भाई मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत ही अच्छे हैं और वो सब कुछ ढंग से काम कर रहे हैं, बस मुझे उनको एक दिशा देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोला है कि 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है ये साल में, तो मेरे लेकिन जो लेबरर्स हैं उनको ये चीज़ कम्युनिकेट कौन करेगा? वो तो जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट है उसको करना पड़ेगा ना कम्युनिकेट। तो आपको वो आपके जो लेबरर्स हैं उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि देखो तुमको आज के दिन इतना प्रोडक्शन करना है, नेक्स्ट डे इतना प्रोडक्शन करना है, इससे ज़्यादा मत करना, इससे कम मत करना, थोड़ा ध्यान रखना। बहुत प्यार से समझाएंगे आप उसको। सो डायरेक्टिंग इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ टू डायरेक्ट द सबॉर्डिनेट्स। आपके जो सबॉर्डिनेट है उसी को डायरेक्ट करोगे, उनको सुपरवाइज़ करोगे। उनको पहले डायरेक्ट करोगे कि देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ये साल का टारगेट 10,000 यूनिट्स का बताया है, तो आपको 10,000 यूनिट्स की तरफ जाना है। उसको सुपरवाइज़ करोगे, मतलब अगर कोई इंसान, आपने उसको डेली का टारगेट 500 यूनिट्स का दिया है, अगर वो उससे डाइवर्जन हो रहा है, कोई इंसान कोई आपका जो अगर यूनिट है रोज़ 490 या 485 यही अचीव कर पा रहा है, रोज़ का 500 नहीं अचीव कर पा रहा है, तो आपको उसको सुपरवाइज़ करना है कि ये क्यों हो रहा है। आपको एक नेगेटिव अप्रोच नहीं लेनी है, आपको पॉजिटिव अप्रोच लेनी है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, जो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जो भी ऑर्डर्स, जो भी इंस्ट्रक्शन देने हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। टू फिक्स द वर्क, टू मोटिवेट द वर्कर्स एंड टू प्रोवाइड लीडरशिप। तो अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा तो आपको जो भी एक्शन लेने हैं, अगर काम करने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको वो देखना पड़ेगा और उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा कि अभी आप नए क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हो। आपको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, वो भी पॉजिटिवली मोटिवेट करना है। और टू प्रोवाइड लीडरशिप, मतलब अगर कोई जेन्युइन इशू है तो आप अपने जो बॉटम लेवल वाले हैं, वो मिडिल लेवल वाले मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई मेरे जो जूनियर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प कीजिए। तो ये ओवरऑल काफ़ी एक पॉजिटिव आउटलुक है। अभी कंट्रोलिंग में जाएंगे तो कंट्रोलिंग इज़ फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस अमंग एफर्ट, रिजल्ट, रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो आप जो एफर्ट डाल रहे हो उतना आपको रिजल्ट आ रहा है वो आपको देखना है। So controlling is a corrective activity because the function of controlling is not to restrict the activity but to direct them in the right direction. तो इसमें अगर आपसे कोई गलती हो गई है, डायरेक्शन में क्या था, आपने उसको डायरेक्शन दे दिया, कोई गलती हुई नहीं है, बस उसको बताया कि आपको किस रास्ते से जाना है।
आपको एक शॉप में जाना है तो आपको कोई डायरेक्ट करेगा कि सीधा जाके लेफ़्ट जाओ, ठीक है। अभी कंट्रोलिंग में क्या हो गया कि उसने आपको बताया सीधा जाके लेफ़्ट जाओ, लेकिन आप लेफ़्ट नहीं मुड़े, आप सीधे ही जा रहे हो, तो वो इंसान वापस पीछे से आएगा और बोलेगा अरे मैंने तुमको बोला था लेफ़्ट जाने को, तुम वापस मुड़ो और वापस लेफ़्ट जाओ। तो कंट्रोलिंग में क्या है, तुमने गलती कर दी, उसको अभी करेक्ट किया जा रहा है। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज़ टू सी दैट मिस्टेक्स मेड इन पास्ट आर नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर। तो लेकिन आप जब कंट्रोलिंग का जवाब लिखोगे तब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कंट्रोलिंग को नेगेटिव नहीं बोलना है, ठीक है। तो आपको अपने को फील होता है कि भाई कंट्रोलिंग नेगेटिव है, पर इसमें बेसिकली ये है कि आपने जो पास्ट की मिस्टेक है तो वो दिमाग में रखा है मैनेजर ने कि मेरे को पास्ट में ये गलती हुई है, वो फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें आपके ये जो हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कंट्रोलिंग को एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए, कंट्रोलिंग को एक पॉजिटिव चीज़ की तरह देखना चाहिए। तो इसलिए आप जब एग्ज़ाम में अपना आंसर लिखोगे तब ये चीज़ प्लीज़ क्लियरली लिखना कि कंट्रोलिंग इज़ नॉट अ नेगेटिव अप्रोच, कंट्रोलिंग इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। और फाइनली हमारा है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़ राइट फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग में जैसे मैं अगर अपने पूरे बिज़नेस का अगर प्लानिंग कर रही हूँ तो मैं सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले से उनका ओपिनियन नहीं मांग सकती, मुझे मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, फाइनेंस वाले सभी लोगों से मांगना पड़ेगा। तो सभी जो डिपार्टमेंटल हेड है वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, वो अपना एक डिस्कशन करेंगे, वो एक अपना कंसेंसस बनाएंगे, मतलब एक दूसरे के बात से एग्री होगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और फिर ही एक अल्टीमेट बिजनेस का प्लान बनेगा। तो हर एक चीज़ में, प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, कंट्रोलिंग में भी ज़रूरत है। कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग में कैसे ज़रूरत है, सपोज़ अगर आपकी जो कंपनी है उसने, उसकी जो मार्केटिंग टीम है उसने कोई प्रमोशनल ऑफ़र निकाला है, बाय वन गेट वन फ्री निकाला है या फिर डिस्काउंट सेल निकाला है। तो डिस्काउंट सेल में क्या होता है, आपका जो सेल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन आपका सेल अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा ना कि देखो ये हम लोग ये नवंबर महीने में डिस्काउंट ऑफ़र्स निकालने वाले हैं, तो उस टाइम पे हमारा सेल इंक्रीज़ होने का एक एंटिसिपेशन है, एक क्या कहते हैं उसको, हाँ एंटिसिपेशन ही बोल, अभी मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि एक फॉरसी कर रही हूँ, एक फ्यूचर में प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि नवंबर में हमारे जो यूनिट्स का सेल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप अपना प्रोडक्शन के, आप अपने यूनिट्स उतना प्रोड्यूस करके रखना, उतने एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करके रखना आप। उसके बाद जो प्रोडक्शन टीम है वो फिर अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करेगा कि नवंबर में हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पे जैसे डायरेक्टिंग वाला भी जो स्टेज है उसमें भी जो मार्केटिंग टीम का, प्रोडक्शन टीम का, सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जो CFO है वो कंपनी सेक्रेटरी से बात कोऑर्डिनेट में रहेगा, कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कोऑर्डिनेट में रहेगा। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो भी डिपार्टमेंटल हेड है सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट में रहेंगे। बॉटम लेवल मैनेजमेंट है तो जैसे हमने एग्जांपल देखा, अगर मेरे पास 3-4 शोरूम्स है राजकोट में, जामनगर में, अहमदाबाद में, तो वो सभी शोरूम के मैनेजर है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे कि भाई मेरे शोरूम में ये कोई इंस्ट्रक्शन आया है XYZ का, क्या तुम्हारे शोरूम में भी ऐसा इंस्ट्रक्शन आया है, उस पर तुम क्या एक्शन ले रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट करना है तो उसमें आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, सामने वाले को बताना पड़ेगा, तो वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन में क्या होता है, मतलब आपकी एक साथ में काम करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप साथ में बेसिकली काम कर सकते हो। कोऑपरेशन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि हेल्प करना। आप अगर एक काम में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो तो आप दूसरे काम में भी एक दूसरे को हेल्प करोगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करोगे। मतलब सपोज़ अगर राजकोट शोरूम वाले जो मैनेजर है उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया, उनको सपोज़ अकाउंट्स में कुछ एंट्री है जो उसको समझ में नहीं आ रही कि भाई किस तरीके से एंट्रीज़ हो रही है, उसका सॉफ्टवेयर मैच नहीं हो रहा, उसका सपोज़ टैली यूज़ कर रहा है तो उसका टैली मैच नहीं हो रहा है, या उसका स्टॉक टेकिंग मैच नहीं हो रहा, तो वो हो सकता है कि दूसरे
मैनेजर से फ़ोन करे, उनसे एडवाइस लेने की कोशिश करे कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्या तुम्हें भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, तुमने क्या सोल्यूशन निकाला इसका। तो अगर जो दूसरा शोरूम वाला है वो उस टाइम पे कोऑपरेट करेगा उसके साथ, उसकी हेल्प करेगा, तो उन दोनों के बीच में जो एक भाईचारा होता है वो इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट टाइम तो कोई भी ऑफिशियल कोऑर्डिनेशन की जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग आपस में आराम से ऑफिशियली कोऑर्डिनेट भी कर पाएंगे। अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को हेल्प करने के लिए मना कर दिया, उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए मना कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो पूरा जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। और फिर जब ऑफिशियल कोऑर्डिनेशन करने की बात आएगी तो आपस में लोग कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, अगर कोऑर्डिनेट करोगे तो आपके जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमली यूज़ हो पाएंगे, प्रॉपर तरीके से यूज़ हो पाएंगे। अगर सपोज़ मार्केट में मंदी चल रही है और सेल्स डिपार्टमेंट वाले ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताया ही नहीं कि भाई मार्केट में मंदी चल रही है, तो हम सेल्स कर नहीं पा रहे, तो तुम अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर दो, ये सेल्स ने प्रोडक्शन को बताया ही नहीं, तो प्रोडक्शन तो क्या करता रहेगा, रॉ मटेरियल ख़रीद के प्रोड्यूस करता रहेगा और जो वेयर हाउस है उसको भरता रहेगा। तो यहाँ पे आपके जो भी रिसोर्सेज है, आपका मशीनरी है, मैन पावर है, आपका वेयर हाउस में वो जो स्टोरेज है, वो सब कुछ वेस्ट जा रहा है जस्ट बिकॉज सेल्स डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया। और नेक्स्ट तो वैसे रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट ही है, कोऑर्डिनेशन इज़ पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। हम फर्स्ट में भी वही लिखा था कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज़। कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंस जल्दी से देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन सभी फंक्शंस के लिए ज़रूरी है, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सभी चीज़ें आपके ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं अगर आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो। नेक्स्ट है, आपके जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है, आप जो भी काम कर रहे हो, आप परचेजेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आपका शोरूम का काम है, आपका कोई वर्कशॉप का काम है, जो भी है, सारे एक्टिविटीज़ आराम से हो जाता है, ईजी तरीके से हो जाते हैं। आपका कोई भी काम है ना डुप्लीकेट नहीं होता। अगर मैं एक काम कर रहा हूँ तो मैं दूसरे को बता दूंगा कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ तो तुम इसका टेंशन मत लो। तो मतलब जो काम है एक ही काम, ऐसा नहीं होता है कि दो इंसान सेम ही काम कर रहे हैं, बिकॉज उन दोनों को पता ही नहीं था कि भाई दूसरा इंसान भी ये काम कर रहा है। तो एफ़र्ट्स वेस्ट में नहीं जाते आपके कोई काम डुप्लीकेट नहीं होगे, आपका कोई एफ़र्ट वेस्ट में नहीं जाएगा। एट द सेम टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मेरे ऑफिस में ही होता है। मेरे एक सीनियर है और मैं हूँ और मेरे साथ दूसरा एक ऑफिसर है, हम दोनों सेम लेवल पे काम करते हैं। तो मेरे सीनियर आके बोलते हैं कि ये XYZ रिपोर्ट बनाना है, और वो किसी एक पर्सन को नहीं बोलते, वो हम दोनों को ही मेल मार्क कर देते हैं। तो उन्होंने दोनों को ही मेल मार्क कर दिया तो मैं भी काम करना शुरू कर देती हूँ, दूसरा इंसान भी काम करना शुरू कर देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई उसने भी शुरू कर दिया, मैंने भी शुरू कर दिया, तो दोनों सेम ही काम किए जा रहा है। तो ये एक दो बार स्टार्टिंग में हमारे साथ हुआ कि हम दोनों सेम काम कर रहे हैं, हमको बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई हम सेम ही काम कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमने कम्युनिकेट करना शुरू किया कि भाई देखो ये वाला जो मेल आया है मुझे, ये मैं देख रही हूँ, दूसरा वाला तुम देख लो। एट द सेम टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि भाई अगर ईमेल आया है और सभी को मार्क्ड है, तो मैं सोचूंगी कि दूसरा कर रहा है, दूसरा सोचेगा कि मैं कर रही हूँ, और अल्टीमेटली काम किसी ने नहीं किया होता है। तो यहाँ पे वर्क इनकम्प्लीट रहने के भी चांसेस है। तो उसमें भी आप कोऑर्डिनेट कर लोगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम दोनों में से कोई भी वो काम नहीं कर रहा, तो कोई एक कर लेगा उसको। तो कोऑर्डिनेशन से आपका वर्क डुप्लीकेट नहीं होता, एट द सेम टाइम आपका वर्क इनकम्प्लीट भी नहीं रहता। नेक्स्ट है, हार्मनी होती है, मतलब आपस में सब लोग भाईचारे से रहना सीख लेते हैं कोऑर्डिनेशन की वजह से। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन की वजह से एक बैलेंस रहता है, आप कौन से ऑर्डर में काम करने वाले हो, आप कौन से वक्त पे क्या काम करने वाले हो, वो सब में एक कोऑर्डिनेशन रहेगा। और फाइनली कोऑर्डिनेशन आपको हेल्प करेगा किसके लिए, ताकि आप अपने बिजनेस के प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। तो इसके साथ हम ये वाला सेशन कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। थैंक यू।